हे फ्रेंड्स, हाय, वेलकम टू योर चैनल बिंदास स्टडीज़। पहले तो मुझे आपको ये बताना है, पहले तो आप लोग कहेंगे कि आप वीडियो नहीं बनाती, और जब मैं बनाती हूँ ना तो आपका जो रिस्पॉन्स है वो इतना बढ़िया नहीं होता है। पता है आपको, आपका कोई सवाल नहीं होता, आप कोई क्वेश्चन नहीं पूछते, है ना। जैसे कि आपको मतलब क्या बोलूँ, पढ़ने में इंटरेस्ट है नहीं है पता नहीं मुझे, लेकिन मैं ये आपको बताती हूँ। देखिए, मुझे ना आपके लिए कंटेंट सोचना पड़ता है कि किस पे बनाऊँ, ठीक है, और टाइम निकालना पड़ रहा है जबकि मेरा एग्ज़ाम है। तो प्लीज़ उसको देखिए, पढ़िए, वो आप ही के बेनिफिट के लिए। मैं आपको इतना जानती हूँ, अगर मैंने आपको जो पढ़ाया, जो बताया है ना, उसमें से आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा, इस बात की गारंटी है। लेकिन पढ़ना तो आपको पड़ेगा ना, है ना। तो देखिए, मैंने आपको एक बार पढ़ाया था कि एनसीईआरटी बेस्ड की जब प्रिंटिंग प्रेस आई इंडिया में तो क्या इम्पैक्ट हुआ उसका, है ना, नॉर्मल लोगों की लाइफ में, और क्या असर पड़ा सोसाइटी पर। लेकिन मैंने फिर आपसे कहा था कि मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जब प्रिंटिंग प्रेस आई तो फिर जो इंडियन वुमेन्स थी, है ना, उनके ऊपर क्या असर पड़ा, है ना। तो देखिए, हाँ, मतलब ये थोड़ी सी फेमिनिस्ट होने वाली बात नहीं है। मेल भी फेमिनिस्ट हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये जो सच है वो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, और जो एनसीईआरटी में लिखा है, देखिए मैं बता भी देती हूँ ये कौन सी एनसीईआरटी में। देखिए, क्लास 8th की है, इसका नाम है सामाजिक विज्ञान भारत और समकालीन विश्व पार्ट 2, ठीक है, और ये क्लास 10 के लिए है, ठीक है। और इसका जो चैप्टर है, इसका जो पेज नंबर है 172, उस पर चेक करिएगा। उस पर लिखा भी है महिलाएं एंड मुद्रण, यानी कि विमेंस एंड प्रिंटिंग, ठीक है। तो आपको प्रिंटिंग को देखना है। तो देखिए, जब स्टार्टिंग में इंडिया में प्रिंटिंग आया तो क्या था, पहले औरतों को पढ़ाया लिखा नहीं जाता था। कुछ घर की औरतें थीं जो थोड़ा बहुत जानती थी पढ़ना लिखना, ठीक है, लेकिन आम नारी के लिए ऐसा नहीं था, इतना सुलभ नहीं था। और जिनके भी फैमिली वाले थोड़े से उदारवादी थे, है ना, लिबरल थे, जिनके भाई पिता, क्योंकि समाज तो पुरुषवादी रहा है, तो जिनके भी भाई और हस्बैंड और फादर लिबरल रहे, उनको पढ़ने का मौका मिला। लेकिन जब अब उपलब्धता भी नहीं इतनी थी, है ना, किसका, जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं रहेगी तो क्या होगा। तो फिर पांडुलिपियाँ तो आपको पता है ना, संभालना ही बड़ा मुश्किल है, अगर आप उसको 10 बार यूज़ करेंगे तो ख़राब हो जाएगी। तो जब इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस आई तो औरतों के लिए ऐसा था कि औरतों का जो जीवन है ना, चाहे वो किसी भी सोसाइटी से बिलोंग करती हूँ। अब अगर आप देखेंगे, अगर आप एलीट क्लास की औरतों को देखेंगे, यानी जो उच्च वर्गीय वर्ग की औरतें थीं, उनका अगर आप देखेंगे तो उनके साथ क्या था, उनके साथ ये था कि वो घर से बाहर निकलती थी खेतों में, मतलब सॉरी, जो एलीट क्लास की औरतें नहीं थी, मतलब जो नॉर्मल वर्ग की औरतें थी, वो घर से बाहर निकलती थी कमाने खाने के लिए, बिकॉज एक एक आदमी से तो चल नहीं सकता था घर। तो वो खेतों में भी काम करती थी, वो बाहर भी दूसरों के खेतों में भी काम करती थी, है ना। तो उनके पास इस काम करने के में जो उनकी थोड़ी बहुत आज़ादी थी वो थी। लेकिन अगर आप एलीट क्लास की औरतों को देखेंगे, जो उच्च वर्गीय औरतें, उनको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनके जीवन में बंधन ज़्यादा थे, ठीक है। उनके ऊपर जो क्या कहते हैं उसको, जो नियम कानून है वो ज़्यादा थे कि आप एलीट क्लास से हो तो आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको पर्दे में रहना चाहिए, दुनिया भर की बात है। और जब ये प्रिंटिंग प्रेस की बात है तो उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे तो भाई पता ही है आपको, अंग्रेज पुर्तगाली सब आ चुके थे। तो क्या चेंज होता है, देखिए, तो औरतों का जो जीवन था ना पहले, वो बड़ा एक सीमित दायरे में था, ठीक है। उनको पता ही नहीं था कि बाहरी दुनिया में हो क्या रहा है, उनको पता नहीं था कि बाहरी संसार होता क्या है। प्रिंटिंग प्रेस आई तो नॉवेल्स छपी, जब नॉवेल्स छपी तो औरतों ने नॉवेल्स पढ़ा, कहानियाँ पढ़ी, न्यूज़पेपर देखे, उनको पता चला अच्छा दुनिया में ये भी हो रहा है, हमारे संसार के अलावा भी संसार है ना। उनकी सोचने की शक्ति ज़्यादा विकसित हुई। अब जब प्रिंटिंग आई तो जब किताबें सुलभ हुई, जब पेपर सुलभ हुए, तो कुछ लोगों ने अपनी बहनों बेटियों को पढ़ाना शुरू किया। लेकिन ये कुछ कुछ लोग ही थे, मैक्सिमम जो क्लास था वो कैसा था, जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये इस अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपको पता चलेगा कि जो सारे परिवार हैं, यहाँ पे लिखा है, वो उदार दिल नहीं थे, किसको लेके, पढ़ाई को लेके। अनेक जो परंपरावादी, यानी कि जो ट्रेडिशनल हिंदू थे, वो मानते थे कि पढ़ी लिखी कन्याएं विधवा हो जाती हैं, ठीक है। अब इसका तो कोई सेंस नहीं कि पढ़ने लिखने से कोई विधवा हो जाता है, ठीक है, वरना तो पढ़ने के बाद तो सब लोग, सबके पति अमर होने चाहिए। लेकिन खैर, ये ऐसा सोच थी लोगों की। और वहीं जो दकियानूसी मुस्लिम थे, उनको लगता था कि उर्दू के रूमानी अफसाने पढ़कर औरतें बिगड़ जाएंगी। मतलब वही रूमानी अफसाने उर्दू के पढ़ के आदमी नहीं बिगड़े, लेकिन औरतें बिगड़ जाएंगी, है ना। तो औरतों ने क्या किया, गुपचुप ढंग से पढ़ना सीखा, उन औरतों ने जिनकी फैमिली ने उनको सपोर्ट नहीं किया, और मैक्सिमम की फैमिली ऐसी ही थी, ठीक है। और औरतों ने सिर्फ चुपके चुपके पढ़ना नहीं सीखा, बल्कि उन्होंने लिखना भी सीखा, और
जैसे कुछ खानदान थे वो ये चाहते थे कि ठीक है तुम पढ़ाई तो करो लेकिन कि तुम केवल अरबी पढ़ो, तुम केवल अरबी सीखो, तुम केवल कुरान पढ़ो, या तुम केवल हिंदू हो तो अपने टेक्स्ट जो धर्म ग्रंथ है वो पढ़ो, ठीक है। लेकिन इनमें से एक महिला का जिक्र आता है कि एक ऐसी कोई महिला थी जिनका खानदान उनको चाहता था कि वो मतलब जो अरबी के कुरान है वो पढ़ें, लेकिन वो उनको समझ में नहीं आता था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे सीखना है, ठीक है। और उन्होंने अपनी ज़िद की और पढ़ने को उन्होंने सीखा, ठीक है। फिर एक औरत का और एग्जाम्पल लेते हैं। पूर्वी बंगाल में 19वीं सदी के प्रारंभ में कट्टर रूढ़िवादी परिवार में ब्याही कन्या रस सुंदरी देवी ने रसोई में छिप छिप कर पढ़ना सीखा, और आगे चलकर उन्होंने सिर्फ पढ़ना नहीं सीखा, सोचिए उन्होंने कितनी मेहनत करी कि आगे चलकर उन्होंने आमार जीवन नामक एक आत्मकथा, यानी कि क्या लिखी, ये अपनी जो है ऑटोबायोग्राफी लिखी, ठीक है ना, आमार जीवन। और ये 1876 में पब्लिश हुई, और ये बंगाली भाषा में प्रकाशित यानी कि पब्लिश्ड पहली संपूर्ण आत्मकहानी है। तो ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है जो याद कर लीजिएगा कि ये बंगाली भाषा में प्रकाशित पहली संपूर्ण आत्मकहानी है, ठीक है ना। अब क्या था कि अब सामाजिक सुधारों ने, ठीक है, और जो जो उपन्यास है, जैसे कि आप प्रेमचंद का अगर उपन्यास पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मुंशी प्रेमचंद ने सामाजिक, कहते हैं ना, समाज कैसे काम कर रहा है, समाज में जो बुराइयां हैं, समाज में जो प्रॉब्लम्स हैं, वो इतने अच्छे से एक्सप्लेन किए, इतने बेहतर ढंग से एक्सप्लेन किए हैं कि अब वैसे जो उपन्यास हैं वो आपके जीवन में डेफिनेटली क्रांति लाते हैं अगर आप पढ़ते हैं तो क्या हुआ कि नॉवेल्स ने, उपन्यासों ने पहले ही नारी जीवन और भावनाओं में दिलचस्पी पैदा कर दी थी। इसलिए अब महिलाओं को क्या हुआ कि अब वो अपनी आप बीती भी लिखना चाहती थी। मतलब कि प्रिंटिंग की वजह से क्या हुआ, उन्होंने पढ़ा और पढ़ के अब वो अपने जीवन की प्रॉब्लम्स को भी लिखना चाहती थी। कैलाश बाशनी देवी जैसी महिलाओं ने 1860 के दशक से महिलाओं के अनुभवों पर लिखना शुरू किया, ठीक है, कि कैसे वे घरों में बंदी और अनपढ़ बनाकर रखी जाती हैं, कैसे वे घर भर के काम का बोझ उठाती हैं और उनकी सेवा करती हैं, और फिर कैसे दुत्कारी जाती हैं। तो वो सेवा करती हैं लेकिन प्लस उनके ओपिनियंस की कोई वैल्यू नहीं हुआ करती थी, है ना। पुरुषवादी समाज रहा है तो बेसिकली जो नॉर्थ इंडिया है वो तो बिल्कुल रहा है। नॉर्थ ईस्ट में ऐसी परंपरा नहीं है, वहाँ थोड़ा सा महिलाओं को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। तो आज के टाइम की भी मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो कैसे फिर उनको दुत्कार दिया जाता था। आज जो महाराष्ट्र है वहाँ 1880 के दशक में ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई ने उच्च जाति की नारियों की दयनीय हालत के बारे में जोश और रोष से लिखा। अब ये भी आपको एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, पंडित रमाबाई और ताराबाई शिंदे, 1880 के दशक की बात है ये। सामाजिक बंधनों में बधी औरतों के लिए पढ़ने के लिए क्या मायने हैं, इस पर एक तमिल उपन्यास में एक औरत ने लिखा, बहुतेरे कारणों से मेरी दुनिया छोटी है, ठीक है, मेरे जीवन की आधी से ज़्यादा खुशियाँ किताबें पढ़ के आई हैं। अब सोचिए आप जीवन, मतलब उनका जीवन कितना संकुचित था, उनके दायरे कितने लिमिटेड थे कि उनको पता ही नहीं बाहर की दुनिया कैसी है। लेकिन किताबों ने क्या किया, अब जैसे मैं, आप फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम का देख लीजिए, आज के टाइम में क्या है, आज के टाइम में फ़ोन है, आप यहाँ से हर कोई पेरिस नहीं जा सकता, हर कोई फ्रांस नहीं जा सकता, इनफैक्ट अपने बगल वाले शहर नहीं जा सकता। क्या करते हैं हम, उस पर सर्च करते हैं, हमें पता चल जाता है अच्छा तो वहाँ ये जगह है, अच्छा तो वो वहाँ लोग ऐसे खाना खाते हैं, वहाँ लोग ऐसे जीते हैं, वहाँ पे इस टाइम मौसम कैसा होगा। तो ये क्या करता है, ये हमारा जो सराउंडिंग एरिया है, हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको बहुत इंटरेस्टिंग बना देता है ना। आपको यहाँ बैठ के लगता है अच्छा तो वहाँ पे ऐसे भी नियम होते होंगे, वहाँ पे ऐसे शादियाँ हो जाती हैं, है ना। इंटरेस्ट पैदा करता है। तो क्या करता है, ये आपका दायरा बढ़ा देता है, सोच का, आपके इंटरेस्ट एरिया सब बढ़ा देता है। जैसे कि पहले जब मोबाइल नहीं था, लोगों के पास पेपर आया करते थे, तो लोग पढ़ते थे ना कि अच्छा वहाँ पे ये क्रांति हुई, वहाँ के औरतों के साथ ये हो रहा है, वहाँ के आदमियों के साथ ये हो रहा है। तो इससे क्या हुआ, वो जो छोटी सी दुनिया है ना, वो सीमित ना होके असीमित हो गई, है ना। तो फिर देखिए ये आगे कहते हैं मतलब एनसीईआरटी कहते हैं कि उर्दू, तमिल, बंगाली और मराठी प्रिंट संस्कृति पहले विकसित हो गई थी, पर गंभीर हिंदी छपाई की शुरुआत 1870 के दशक से प्रारंभ हुई। मतलब 1870 के दशक से मतलब जो गंभीर हिंदी छपाई है वो शुरू हो जाती है। जल्दी ही इसका एक बड़ा हिस्सा नारी शिक्षण को समर्पित हुआ। 20वीं सदी के आरंभ में महिलाओं के लिए मुद्रित और कभी कभी उनके द्वारा संपादित पत्रिकाएं भी लोकप्रिय होने लगी। अब मतलब जब हमारा 20वीं शताब्दी का आरंभ होता है तो अब हमें कुछ महिलाएं ऐसी भी मिलती हैं जो अब खुद जो पब्लिश करने लगती हैं, जो खुद पब्लिशर होती हैं, है ना। जो अब कहते हैं ना, पहले क्या था कि पहले वो दूसरों की पढ़ रही हैं, अब उन्होंने लिखना शुरू किया, खुद पब्लिश करना शुरू किया,
ऐसा, ठीक है। तो बेसिकली ये चेंजेस आया औरतों के जीवन में, मतलब प्रिंटिंग ने औरतों का जो छोटा सा जीवन है उसका एरिया बहुत बड़ा कर दिया। लेकिन लोग उसके बारे में बड़े दकियानूस की थे। जब आप पुरानी एनसीईआरटी की किताब देखेंगे उसमें देखेंगे औरतों ने ऐसा बनाया, मतलब कुछ कलाकारों ने इतना उस पर टिप्पणी करी है औरतों की पढ़ाई को लेके कि औरतें पढ़ रही हैं तो वो पढ़ने में इतनी बिजी हैं कि उनका बच्चा रो रहा है, घर में कोई काम चल रहा है, वो बिल्कुल बेसुध होकर पढ़ रही हैं, मतलब उनको किसी चीज़ का होश नहीं है। अगर आदमी पढ़ के होश रख सकता है तो औरतें भी तो रख सकती हैं ना। लेकिन उन्होंने इसको क्या किया, इसका मजाक उड़ाया। अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल और देती हूँ। देखिए, एक जानी मानी शिक्षाविद और लेखिका है बेगम रुकैया शेखावत हुसैन। इन्होंने 1926 में बंग महिला शिक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए धर्म के नाम पर महिलाओं को पढ़ने से रोकने के लिए पुरुषों की निंदा की। अब इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने लिखा, नारी शिक्षा के विरोधी कहते हैं कि इससे महिलाएं उद्दंड हो जाएंगी। छी, ये खुद को मुसलमान बताते हैं और इस्लाम द्वारा औरतों की बराबरी की तालीम का हक देने की बुनियादी उसूल के खिलाफ जाते हैं। और अगर पुरुष पढ़ लिख कर नहीं भटकते तो महिलाएं क्या बिगड़ जाएंगी। मतलब कि इनके कहने का सिंपल सा मतलब, अगर पुरुष पढ़ लिख के नहीं बिगड़ता तो औरतें थोड़ी ना बिगड़ जाएंगी पढ़ लिख के, है ना, और ना ही वो विधवा हो जाएंगी। तो ये किसी पर्टिकुलर धर्म को लेकर नहीं, किसी भी धर्म को उठा के आप देखेंगे औरतों को जब भी थोड़ी सी लिबर्टी मिलती है, लिबर्टी नहीं कह सकते, फ्रीडम मिलती है, तो उस टाइम पे बहुत सारी टीका टिप्पणियाँ शुरू हो जाती हैं और बेसिकली वो नेगेटिव वे में होती हैं। तो ये बेसिकली आप किसी धर्म के एस्पेक्ट में मत सोचिएगा। मैंने आपको हिंदू और मुस्लिम दोनों के एग्जांपल्स दिए बिकॉज इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों के एग्जांपल्स हैं। अगर आप वर्ल्ड का कोई भी धर्म उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे औरतों ने बहुत बाद में पढ़ना लिखना शुरू किया और बहुत बाद में उनके क्या कहते हैं उनको, मतलब बहुत बाद में उनको इम्पोर्टेंस मिली है सोसाइटी में। और आज के टाइम में भी सबके पास नहीं है। अभी आप बोलेंगे मुझे कि ऐसा आज नहीं है, ऐसा बिल्कुल आज भी है। हाँ ठीक है, आज भी अब कहते हैं ना सेम वर्क पर सेम सैलरी नहीं, बहुत सारी बातें आज भी उठती हैं। ठीक है, तो खैर ये सब बहुत, इस सब मुद्दों पे नहीं पढ़ना है हमें, क्योंकि हमें पढ़ाई पे ध्यान देना है। तो एनसीईआरटी में मैंने आपको ये इसलिए बताया और एनसीईआरटी से इसलिए बताया बिकॉज अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और फैक्ट के साथ आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, बाकी आपकी इच्छा पर है। और पढ़ते रहिए, खुश रहिए, झंझटों में कम पढ़िए। सी यू देन, टेक केयर, बाय।